हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट में जैसा कि चैप्टर 4 इस समय रनिंग कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन अर्थात सरल रेखिक गति। आज उसका अंतिम टॉपिक होगा। वह टॉपिक आपके सामने है रिलेटिव वेलोसिटी अर्थात आपेक्षिक वेग। इसी की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। आज ये दैनिक हो जाएगा चैप्टर, फिर इसके आगे आपको न्यूमेरिकल बताने के बाद हम अगले चैप्टर वेक्टर में या सदिश विश्लेषण में आएंगे। तो आइए रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हैं कि क्या होता है। तो हिंदी में इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को आपेक्षिक वेग। तो देखिए हम लोग कुछ सिचुएशन की चर्चा करें तो देखते होंगे हम लोग जैसे बसों ट्रेन में चलते हैं तो जो वृक्ष होता है या बगल के जो व्यक्ति होते हैं हमारे साइड के जो व्यक्ति होते हैं साइड में बस या ट्रेन के, तो आप देखते होंगे वो जिधर वस्तु यानी जिधर ट्रेन या बस गतिमान है उसके जस्ट विपरीत दिशा में आपको घूमते हुए नजर आते होंगे। ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन जैसे ही हम बस से अगर बाहर हो जाए तो हमें वो वृक्ष स्थिर नजर आएगा, मकान या जो भी भवन है बगल में वो स्थिर नजर आएंगे, जबकि वह जिस पे हम बैठे थे बस पे वो भागती हुई नजर आती है। तो क्या कह सकते हैं कि कोई हमारे बगल से कोई जैसे ट्रेन के बगल दूसरी ट्रेन गुजर रही है, चाहे वह धीमी हो या तेज गति से ही जा रही है, तो हमें क्या दिखाई देती है कि अपनी ट्रेन हमें धीमी गति से चलती हुई नजर आती है और बगल वाली ट्रेन हमें भागती हुई नजर दिखाई देती है। तो कभी कभी ऐसा भी आभास होता है कि बगल वाली ट्रेन आपकी रुकी हुई है, बगल वाली ट्रेन आपकी रुकी हुई है और आपकी ट्रेन जा रही है, अर्थात तो स्टेशन पे खड़ी है लेकिन हमें लगता है कि हमारी ट्रेन जा रही है, जबकि अगली वाली ट्रेन रहती है लेकिन आभास होता है कि हमारी ट्रेन जा रही है। तो ऐसी घटनाओं में हम लोग आपेक्षिक वेग निकालते हैं। तो होता क्या है आपेक्षिक वेग में कि किसी एक वस्तु ए का बी के सापेक्ष यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष हम तुलना करते हैं कि एक वस्तु दूसरे सापेक्ष किस वेग से जा रही है, इसी को आपेक्षिक वेग प्रकाश कहते हैं। किसी एक वस्तु का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग वह दर है जिसमें ए का बी के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन प्राप्त होता है। यानी ए के सापेक्ष बी की स्थिति का परिवर्तन प्राप्त होता है। एक प्रकार से ये दर है। आप ये कह सकते हैं कि आपेक्षिक वेग का जो सूत्र होगा, आपेक्षिक वेग बराबर आपेक्षिक विस्थापन बटे समयांतराल, इसी को दर कहते हैं, समयांतराल को ही दर कहते हैं। कह सकते हैं ए का बी के सापेक्ष स्थिति में यहाँ पे कर सकते हैं विस्थापन, स्थिति में से स्थान या विस्थापन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग वह दर है जिसमें ए का बी के सापेक्ष स्थिति या विस्थापन परिवर्तन प्राप्त होता है। अर्थात समयांतराल यानी दर के अनुसार किसी दूसरी वस्तु का आपेक्षिक विस्थापन कितना है, इसी को कहते हैं आपेक्षिक वेग। जैसे ए का बी के सापेक्ष हम आपेक्षिक वेग निकाले तो इसे प्रदर्शित करते हैं बी ए बी, अर्थात ए का बी के सापेक्ष निकालेंगे। जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको राइट रखते हैं और जिसको कहता है निकालने के उसको पहले रखते हैं। तो ये हो जाता है जिसका पूछेगा आपको उसी के निकालना है ए का बी के सापेक्ष। ए का कहेगा ए के वेग में से घटाना है बी का वेग, तो कहेंगे ए का वेग और माइनस बी का वेग, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं वी ए और माइनस वी बी। इस तरीके से हम लोग आपेक्षिक वेग के रूप में एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का आपेक्षिक वेग की तुलना आसानी से कर लेते हैं। तो अब जैसे यहीं पे पूछ ले बी का ए के सापेक्ष, तो आप इसे कहेंगे बी ए, अर्थात यहाँ हम कहेंगे बी का वेग माइनस ए का वेग, यानी किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष अगर हमें वेग निकालना हो तो यही फार्मूला का प्रयोग होता है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए दो मोटर वाहन है,
जिनकी स्थितियां यहाँ दिखाई जा रही है। t बराबर 0 समय पर मूल बिंदु से यह x1 दूरी पहुंच चुकी है, और दूसरी वस्तु यहाँ देखा जाए या x0 का सकते हैं x01, और दूसरी वस्तु जो है वो x02, यानी ये दूसरी स्थिति में पहुंच चुकी है। ये दोनों वस्तुएं हैं, गतिमान वस्तुएं हैं। इसमें देखो ये इसका वेग है v1 और इसका वेग क्या है v2, चाल से चल रहे हैं। और t समय जब बीत जाता है, ये t बराबर 0 समय पे है, t बराबर 0 समय पे इनकी स्थिति आगे हो जाती है, अर्थात वस्तु A या तो आगे हो जाती है या वस्तु B। इसी दोनों के सापेक्ष हम तुलना करते हैं कि आगे चल के इनके वेग में क्या परिवर्तन होता है समय के अनुसार, या इनके विस्थापन में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने अपेक्षित वेग की चर्चा किया। अब ये पार्ट ये समाप्त होता है, इसका न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं। तो एक दो न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, इसके बाद शेष न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए पहला अंकित प्रश्न इसमें है, अंकित प्रश्न। हम लोगों ने इस चैप्टर में शुरुआत किया था निर्देश तंत्र से, और इसके बाद इसमें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण, ग्राफिक मेथड से भी बताए गए थे। इन्हीं संबंधित हेडिंगों में आपके जो अंकित प्रश्न होंगे वो बनेंगे। तो आइए देखते हैं, एक हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है त्रिभुज का, और इस त्रिभुज में ये 3 मीटर दिया है और ये 4 दिया है, यानी ABC। तो वस्तु की जो स्थिति है प्रारंभिक स्थिति A से स्टार्ट होती है और अंतिम स्थिति C के समाप्त होता है, अर्थात वस्तु A से चल के B गई और B से चल के C पे पहुंची है। इसमें हमसे पूछा है दूरी और विस्थापन। तो देखिए यहाँ पे दूरी और विस्थापन अगर इससे पूछा जाए तो दूरी कह सकते हैं कि समस्त मार्गों या लंबाइयों के योगफल को दूरी करते हैं। जिस पथ से ये यात्रा तय की गई है उसके पथ की समस्त वास्तविक लंबाई के योगफल को दूरी करते हैं। तो दूरी जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा AB प्लस क्या BC मिल सकता है। इस तरीके से AB का मान यहाँ 3 दिया है और BC का मान यहाँ 4 दिया है। ये हमें 7 सेमी या मीटर दिया हुआ तो मीटर के रूप में, सेमी दिया हुआ तो सेमी के रूप में हमें मिल जाएगा, मान लो मीटर में दिया गया है दूरी। इस तरीके से हम दूरी निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन विस्थापन अगर पूछा जाए तो हमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी देखना पड़ता है। तो सरल रेखीय दूरी यहाँ से देखेंगे तो AC मिलेगा। अगर हम इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं तो AC आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हो जाएगा विस्थापन, आपका विस्थापन बराबर हो जाएगा AC, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी विस्थापन होता है। तो विस्थापन AC बराबर हो जाएगा √ AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो √ में कर देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा √ में 9 धन 16 इक्वल टू √ 25, 25 को 5 आता है। तो विस्थापन हमारा 5 मात्रा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप विस्थापन और दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अन्य न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला मान प्रकार से न्यूमेरिकल दिया है, तब तक नोट कर लीजिए, आप आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा न्यूमेरिकल है, एक वस्तु पृथ्वी से 10 मीटर ऊंचाई तक फेंकी जाती है और पुनः उसी स्थान पे वापस आ जाती है। पहले ये 10 मीटर ऊपर जाती है और फिर ऊपर से ये 10 मीटर पृथ्वी पर वापस लौट आती है। तो ऐसे कंडीशन में आपसे पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो सवाल क्या हुआ इसमें कि एक वस्तु पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर तक उछाली गई और पुनः वो अधिकतम ऊंचाई जाने के बाद 10 मीटर जब अधिकतम गई तो वहां से वह वापस लौट आती है पृथ्वी पर। तो इस यात्रा में दूरी और विस्थापन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें दूरी निकालेंगे तो हमने बताया है कि किसी मार्ग की समस्त लंबाई के योगफल को, अर्थात जितना दूरी ऊपर, जितना लंबाई ऊपर गया है, जितना लंबाई नीचे लौटा है, दूरी में टोटल जोड़ा जाता है। तो दूरी निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 धन 10 बराबर 20 मीटर। क्यों हमने जोड़ा? क्योंकि दूरी हमेशा सदैव पथ की लंबाई को जोड़ा जाता है। जितना जाने में दूरी तय करेगा, जितना आने में दोनों को जोड़ लेंगे लंबाई।
वही कहलाएगा दूरी 20 मीटर। लेकिन विस्थापन हम निकालते हैं तो विस्थापन हमें मिलता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन का यह सूत्र होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति देखो, अंतिम स्थिति यहाँ से वापस 10 मीटर आया तो अंतिम स्थिति भी उसका 10 मीटर तय किया है। प्रारंभिक स्थिति क्या है, 10 ही है, तो 10 घटाएंगे कितना जाएगा, 16। और एक चीज और बताया थे हम कि अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही पॉइंट में अगर पड़ता है तो विस्थापन सदैव 0 हो जाता है। जैसे देखो वृत्तीय गति में क्या देखते हैं कि अगर हम एक पॉइंट से चल के घूमते हुए पुनः उसी पॉइंट में वापस आ जाए तो इसका प्रारंभिक और अंतिम एक जगह पड़ जाता है, इसलिए वृत्त में जो विस्थापन होता है वो शून्य माना जाता है। या घड़ी के सुइयों का विस्थापन शून्य माना जाता है क्योंकि घड़ी की सुई बार बार उसी स्थान पर वापस लौटती है। तो ऐसे कंडीशनों में विस्थापन हमेशा शून्य होता है। आइए इनकी चर्चा करते हैं। कुछ इसमें टफ न्यूमेरिकल भी है जिसे आप सॉल्व करेंगे किताबों में नोट्स के माध्यम से भी। तो जो हार्ड सवाल होंगे वो हमें बताएंगे कमेंट करके, तो हम उसको प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु किसी यात्रा को 4 घंटे में तय करता है, एक वस्तु किसी यात्रा को 4 घंटे में तय करती है। प्रथम 2 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष 2 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तय किया जाता है। तो इसमें आपको औसत चाल पूछता है, औसत चाल इसमें आपसे पूछी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमने एक फार्मूला बताया है, VAB बराबर दोनों चालों को आपको जोड़ देना चाहिए। अगर आधे समय के लिए यात्रा किया जा रहा है तो जहाँ पे आधा समय बोला जाए, देखो 4 घंटे पूरा था, फिर प्रथम 2 घंटा यानी 4 का आधा किया 80 किलोमीटर, शेष आधे घंटे में 40 गया। तो जहाँ समय को आधा बोला जाए वहाँ पे डायरेक्ट समीकरण लगा सकते हैं सवाल को, V1 + V2 बटे 2 हो जाएगा 80 और प्लस यहाँ पे 40 जोड़ देंगे बटे 2 करेंगे तो 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा बटे 2, तो बता देंगे कि आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से उसकी औसत चाल है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम शेष चर्चा आपसे करेंगे। तब तक के लिए आप न्यूमेरिकल को या अंतिम प्रश्न को लगाते रहिए और हम धीरे धीरे अन्य प्रश्नों को हल कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।